इंसान इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर अब तक, जब तक उसकी कुछ भी उम्र हो, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसे लगता है कि वो पैसा चाहता है। जब उसे पैसा मिल जाता है तब उसे लगता है नहीं, वो फेमस होना चाहता है। जब फेमस हो जाता है तब उसे लगता है नहीं, उसे किसी मानवता की हेल्प करनी है। शायद जब वो भी करने लगता है तो उसे लगता है नहीं, ये तो बहुत कम है। वो हेल्प पूरे जो जीव जीव जगत हैं उनकी करनी चाहिए, और वो अपने उस हेल्प को एक्सपेंड करता है। वो कुछ भी कर ले, हमेशा वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा। क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है। इसे सुनने पे ऐसा लग सकता है किसी को, कोई ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जीवन है, मैं जी रहा हूं, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, मैं इतना विद्वान हूँ, साइंटिस्ट हूँ, या बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ। मुझे कैसे नहीं ये पता हो सकता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। सोचो, जब आप एडल्ट हो जाते हो या आपको लगता है कि अब आप मेच्योर हो गए हो, जो भी डिफिनीशन हो मेच्योरिटी की, कि अब आपको सारी दुनियादारी समझ में आ गई है, जीवन समझ में आ गया है, तब तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपको पता है आप ढूंढ रहे हो, आप ढूंढने निकलते हो, वो चीज जैसे ही मिलती है तो आपको लगता है नहीं नहीं, ये नहीं ढूंढ रहा था, मैं कुछ और ढूंढ रहा था। तो वास्तव में मानव को ये बहुत ही बड़ी आयरनी है, बिल्कुल विडंबना है कि उसे ये नहीं पता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। सिमिलर ऐसे मेरे भी जीवन में था, जैसे सबके जीवन में है, कि ये जो सोसाइटी से मिलता है लगता है कि हाँ वही तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, जो सोसाइटी चाहती है वही तो हम खोज रहे हैं, क्योंकि वही तो बताया जाता है। लेकिन जैसे वो चीज मिलती है तो ऐसा लगता है नहीं, ये तो हम नहीं खोज रहे थे। लेकिन एक्चुअली जो मानव है, वो उसको ये पता चलना बहुत ही लगभग असंभव है कि उसे ये पता चले कि वो क्या ढूंढ रहा है। एक्चुअली आप जो सबसे बड़ा प्रेमी है वही ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? वही जो संपूर्णता है, वही सबसे बड़ा प्रेमी है। आप उसी को ढूंढ रहे हो, और उसको पाने की एक शर्त है। जैसे हर चीज में एक शर्त होती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जिसे आपने पाया हो और कोई शर्त ना हो। कोई भी रिलेशनशिप हो, या कहीं आप जॉब करने जाते हैं, या कुछ भी कहीं भी, तो जो सबसे बड़ा प्रेमी है, जो बिलवेड है, इक्विलिब्रियम, उसको पाने की एक शर्त है। और वो शर्त यही है कि जो उसे पाना चाहता है उसको खत्म होना पड़ेगा, उसका एंड होना पड़ेगा। और ये एक ऐसी शर्त है जो फुलफिल करना असंभव है उस इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि कैसे कोई अपनी ही खोज को, जो वो खोज रहा है, उसको कैसे वो एंड कर सकता है? लेकिन उसमें वही शर्त है। वो जो प्रेमी है वो, बिल्कुल जैसे आप, दिल होता है, हृदय होता है, और आप और उसकी धड़कन आप ढूंढ रहे हो। तो जो दिल है उससे धड़कन कैसे अलग हो सकती है? कभी नहीं। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा होता है
मानव जीवन में कि उसे लगता है कि वो खो गया है जो उसको चाहिए, क्योंकि अब उसे लगता है कि खो गया है। तो उसी के लिए ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली वहां कुछ खोया नहीं है। उस अगर हार्ट को, उस दिल को लगता है कि उसे वो धड़कन ढूंढ रहा है, तो केवल एक इल्यूजरी खोज है। और यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले एक शर्त बताई गई थी, वो शर्त भी उसी इंसान से बात करते हुए बताई जा रही कि कोई शर्त है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में वहां वो शर्त भी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। लेकिन अपेरेंटली जो कि वास्तविक नहीं है, उसमें वो शर्त पैदा होती है कि जो अंतिम प्रेम है आपका, जैसे आपका प्रेम है फेमस होना, फेमस होने से आप प्रेम करते हो, आपका प्रेम है पैसे से, आपका प्रेम है किसी इंसान से, अपनी माँ से, या किसी से भी। लेकिन जो संपूर्णता है वो अंतिम प्रेम है। क्यों? क्योंकि जो अंतिम प्रेम है वो आपकी खोज को खत्म कर देता है। फिर आप किसी दूसरे प्रेम में नहीं पड़ते। जितना भी जीवन भर आप किसी भी प्रेम में पड़े हों, चाहे ज्ञान के प्रेम में पड़े हों, कि आप ज्ञान के प्रेमी हो, आप किसी ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो, ज्ञान इकट्ठा करते जा रहे हो, उससे लगाव है तभी तो इकट्ठा करते जा रहे हो। ऐसे आप किसी इंसान के प्रेमी हैं, उससे लगाव है तभी तो आप उसके प्रेमी हो। लेकिन वो जितने भी प्रेम हैं, सब में कंटिन्यूटी बनी रहती है। किसी इंसान से आप प्रेम करते हो तो उस प्रेम को निभाने के लिए उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपको किसी नॉलेज इकट्ठा करने से अगर प्रेम है तो उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, एंड नहीं होता। लेकिन जो संपूर्णता से प्रेम है वो अंतिम प्रेम है। क्यों? क्योंकि जो प्रेमी है, जैसे आप ज्ञान के प्रेमी हो, या आप किसी इंसान के प्रेमी हो, या आप अपने देश के प्रति आपका प्रेम है, लेकिन जब संपूर्णता इक्विलिब्रियम से जिस प्रेम की बात हो रही, वहां जो प्रेमी है वो डिसॉल्व हो जाता है। और यही उसका रीजन है कि और केसेस में आपका प्रेम खत्म नहीं होता। लेकिन यहां जो शर्त है वो यही है कि वो मेल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि वो खत्म हो जाता है, इसीलिए जो रह जाता है वही अंतिम प्रेम रह जाता है। आपकी किसी चीज को अगर आप ढूंढ रहे हैं जिससे आपको बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, वो आपको सुख दे सकता है। तो जो सुख है वो इफर्ट से पैदा होता है, वो पाना आसान है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको कभी भी कोई शांति नहीं मिलेगी। जो पीस है, कभी कभी अगर आप किसी भी चीज में थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, तो वही सुख जो है उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है वो। लेकिन केवल एक ही शांति है, पीस है, जो इफर्टलेस है। वही सुख जो आप ढूंढ रहे हैं, उसी में जब इफर्टलेसनेस पैदा होती है तो वही सेम चीज शांति में कन्वर्ट हो जाती है और पीस रह जाती है। तो भले यहां कहा जा रहा है कि वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन एक्चुअली वो कन्वर्ट नहीं होती। वो पहले से ही है, जो शांति है वो पहले से ही है। लेकिन उसी शांति में, उसी पीस में सुख पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्यों? क्योंकि उसी में हलचल पैदा होती है। जो हलचल है वही
इमोशंस हैं, जो भी आपको सुख का अनुभव होता है, या कुछ भी इंडिफरेंस, उदासीनता का अनुभव होता है, या दुख का अनुभव होता है, एक्चुअली वो पीस है जो इस तरह आपको अनुभव हो रहा है। जो पीस है उसमें कोई हलचल नहीं है, वो पीस है, वो हमेशा हर जगह एक जैसी ही बनी रहती है। केवल जो शोर है वही पीस की तरह, बिल्कुल वही पीस है। एक बार मुझे याद है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और मैं जहां था वहां केवल पेड़ ही पेड़ थे। तो आपको पता होगा कि जब बारिश होती है तो जो पेड़ के पत्ते हैं उससे वो उसकी बूंदें टकराती हैं और एक अजीब सा शोर पैदा होता है। और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उस शोर में और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, केवल उसी बारिश का शोर था। और सडनली, अचानक, अचानक ऐसे लगा, ओके, ओके, केवल यही है जो शोर है, एक्चुअली यही पीस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सुनाई दे रहा था, उसकी बूंदें जो सुनाई दे रही थी, उसमें जो सुनने वाले का भाव है, जो थोड़ा सा गैप रह जाता है, जैसे देखने वाले का भाव, सुनने वाले का भाव, वही जो भाव खत्म होता है, तो वही वहां अपेरेंटली व्यक्त होता है कि जो पीस है जिसे आप ढूंढ रहे हो, वही है जो शोर की तरह प्रकट हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी को कोई पीस नहीं मिलेगी। उसमें भी वही शर्त है कि जो आप शर्त कैसे वो फुलफिल कर सकते हो, कि जो हलचल है इक्विलिब्रियम में, जिससे सारे इमोशन, सेंसेशन और इन सारी चीज़ों में मीनिंग पैदा हो रही है, वही पीस है। उसमें जब वो हलचल खत्म होती है तो रिवील होता है, व्यक्त होता है इंडिविजुअल को, कि वहाँ एक्चुअली वही पीस है जो वो ढूंढ रहा था। और वही अंतिम प्रेम होता है। और वही जिसे आप कह सकते हैं कि अगर आप अपने छोटी छोटी चीजों को जो जीवन में ढूंढ रहे थे, उसको अगर आप छोटा प्रेम कहते हैं, तो इसीलिए उस सेंस में आप उसको परम प्रेम कह सकते हैं, कि वही परम अंतिम प्रेम है जो आपको मिलता नहीं है, केवल रिवील होता है, व्यक्त होता है, कि जो ढूंढ रहा था फेमस होने के लिए, या बुक्स लिखने के लिए, या पैसे के लिए, या किसी और चीज के लिए, या मे बी मोक्ष के लिए, किसी भी चीज के लिए जो मैं ढूंढ रहा था, एक्चुअली वो वही है जो उसी खोजने की तरह प्रकट हो रहा था। एक चीज और, ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लोग ईमेल लिखते हैं या कहीं और क्वेश्चंस वगैरह, तो कई बार मैं आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि वो कई बार वन लाइनर क्वेश्चन होता है वो।
तो वन लाइनर क्वेश्चन का कई बार वन लाइनर आंसर नहीं होता। तो इट इज जस्ट एक, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो कई बार मैं उसे प्रेफर भी नहीं करता उस तरह, क्योंकि एक कन्वर्सेशन एक उसमें ज़्यादा बेटर होता है कि एक्चुअली वो इंसान क्या कह रहा है। अदरवाइज जो कोट्स होते हैं वो इंडिविजुअल को लगता है कि देखो उसको समझ में आ गया, तो वो इसलिए उसे समझ में आ गया क्योंकि उसकी लाइफ में सिमिलर चीज़ें वैसे घटित हुई हैं या उसके जीवन देखने का तरीका ऐसा है, इसलिए वन लाइनर कोट पढ़ के उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो मिसलीडिंग हो सकता है। तो कई बार अ, आपके ईमेल का या कहीं व्हाट्सएप पे में भी मैं आंसर अगर नहीं देता हूँ तो यही रीज़न है। तो ये ऐसे ही है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है रिलीवेंट है या बहुत कंबाइन कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो ये मैं जस्ट आंसर दे रहा हूँ क्योंकि किसी ने मेल लिख के भी बोला था कि आपने आंसर नहीं दिया, तो हो सकता है मैंने पास्ट में वो ईमेल देखी हो लेकिन वो फिर आंसर नहीं दिया, वो तो छूट गया हो। ये क्वेश्चन है कि पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल का इस पृथ्वी पर आना क्या है सर, कॉन्शियसनेस क्या है जिसे हम सेल्फ, जिससे हम सेल्फ कहाँ कह रहे हैं। हाँ ठीक है, पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल का इस पृथ्वी पर आना क्या है सर। ठीक है। तो अ, इसके बहुत सारे आंसर हैं जो आपने आपको पहले से पता होगा, मुझे भी पता था ब्रेन के लेवल पे कि इस धरती पर क्यों आए हैं हम और हमारा क्या पर्पस है। तो वो ऑफ कोर्स उसके कई रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो आप साइंस की पूरी जर्नी देख सकते हैं कि कैसे अ, धरती बनी है और कैसे उसके बाद इवोल्यूशन हुआ एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर, और उससे और धीरे 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 आप जैसे और जानवर विकसित हुए हैं वैसे आप विकसित हुए हो। तो वो देख सकते हैं। लेकिन आप, आपका जो क्वेश्चन है वो वही वो दार्शनिक क्वेश्चन है कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो आप सोचो कौन क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वही पूछ सकता है जिसको लग रहा हो कि आप इस धरती पे आए हो। तो आपको लग रहा है तभी तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में पैदा हो रहा है कि मैं धरती पर क्यों आया हूं। लेकिन जो संपूर्णता का मैसेज है उसमें उससे एक स्टेप पीछे जाके इसका आंसर दिया जाता है, और वो ये है कि जो आपको लग रहा है कि आप इस धरती पर आए हो वो एक भ्रामक सेंस है। जो आपको लगता है कि आप इस धरती पर आए हो, आप इस धरती पर नहीं आए हो, आप कहीं से नहीं आए हो। जो इक्विलिब्रियम है, जो संपूर्णता है, वही सब कुछ है, वही हर जगह है। उसने कोई भी, क्योंकि वही हर जगह है तो कोई भी जगह उसने छोड़ी नहीं है। तो आप कैसे आ सकते हो कहीं से और कहीं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि आप इस धरती पर आए हो, उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर एक रियल अस्तित्व का भाव है, एग्जिस्टेंस का भाव है कि रियली ये धरती एग्जिस्ट करती है। ये जो धरती है ये रियली सोलर सिस्टम में
मूव कर रही है, वो सब क्यों लगता है आपको रियल? ऐसा नहीं है कि मूव नहीं कर रही है, ना तो वो रियल है ना तो अनरियल है, क्योंकि आप रियल हो। तो जो पूरी पूरी की पूरी सृष्टि है जो आपको दिखाई देता है, वो इसीलिए रियल बन जाता है क्योंकि आप रियल बनते हो। आप रियल क्यों बनते हो? क्योंकि जहां जहां एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर वही जो इक्विलिब्रियम संपूर्णता है, उसी में रिंकल्स पड़ जाते हैं, ऐसे उसी में संकुचन आ जाता है। जैसे ही संकुचन आता है, उसी में वो सेंस ऑफ मी और रियलिटी का भाव पैदा हो जाता है। जैसे रियलिटी का भाव पैदा होता है, पहला क्वेश्चन वही पैदा होता है जो आप पूछ रहे हो। वैसे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो दूसरा है कि मैं यहाँ क्यों आया आया हूँ, लेकिन जो पहला है वो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता क्योंकि अपने आप में ही वो सेल्फ इविडेंट है, मतलब स्वयंभू है वो। आपका जो सेंस ऑफ मी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो स्वयंभू है। मतलब कि उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है इसलिए उस पे क्वेश्चन उठाया नहीं जाता। तो आपने एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछा कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, लेकिन जो प्राइमरी क्वेश्चन था कि क्या मैं आया भी हूँ, ये आपके दिमाग में कभी पैदा नहीं हो सकता, किसी के दिमाग में नहीं पैदा हो सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है, उसका वो रियल एजम्पशन है, रियलिटी का, कि हाँ आया हूँ, इसमें क्या बात है, धरती घूम रही, मैं धरती पे बैठा हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। तो इसलिए वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ रिवील किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है वो, कि वो एक्चुअली आप नहीं आए हो, और ना ही आप पे धरती पर आने का कोई पर्पज है, क्योंकि आप आए नहीं हो। हर चीज पर्पसलेस ब्यूटी है। आप ऑफिस इसलिए नहीं जाते कि आपको एंड ऑफ मंथ में सैलरी आएगी, लेकिन ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है ह्यूमन बीइंग के लिए, कि नहीं मैं तो इसीलिए जाता हूँ कि मुझे पैसा मिलेगा। आप इसलिए नहीं जाते, वो एक इल्यूजन है। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम ऐसा करते हो जिसका रिजल्ट आएगा, तो वही वो बंधन है, वो संपूर्णता में अपने आप प्रकट हो रहा है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए खाने पीने रहने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे इफर्ट बर्ड्स में पैदा होता है, जानवरों में पैदा होता है, वैसे ह्यूमन बीइंग में पैदा हो रहा है। लेकिन उसी में एक उद्देश्य का भाव पैदा हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका ये उद्देश्य है। तो आपके आने का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आए नहीं हो। और नेक्स्ट आपने जो पूछा है कॉन्सियसनेस क्या है, कॉन्सियसनेस आपको पता है क्या है? किसी चीज से, किसी चीज के प्रति कॉन्सियस होना, वही कॉन्सियसनेस है। कि आप कॉन्सियस हो कि आप सांस ले रहे हो, आप कॉन्सियस हो कि आप पानी पी रहे हो, आप कॉन्सियस हो थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था। एक जीवंत एहसास है, राइट? वही कॉन्सियसनेस है। उसको बहुत, जो साइंटिस्ट या कोई और डिफिनीशन देता है, वो भी हम बातचीत कर सकते हैं कि रियली साइंस या मेडिकल साइंस क्या कहता है, कॉन्सियसनेस क्या है। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए जिसको कुछ नहीं पता है, उसके लिए यही बेसिक डिफिनीशन है कि आप अवेयर हो, कि आप अस्तित्व में हो, वही कॉन्सियसनेस है। और वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि वही ह्यूमन बॉडी में वो इक्विलिब्रियम जो है वो एक वही सेंस ऑफ मी की तरह पैदा होता है। उसमें कोई कोई क्यों नहीं पूछ सकते आप कि क्यों ऐसा पैदा होता है, क्योंकि वो फ्रीडम है, वो मुक्ति है। जो फ्रीडम और मुक्ति है, कुछ भी पैदा हो सकती है। तो उसमें ये भी पैदा हो रहा है, और वही सेल्फ कॉन्शियसनेस है। लेकिन आपने पूछा है कॉन्शियसनेस क्या है, तो कॉन्शियसनेस, अगर सेल्फ आपने पूछा है तो उसी की डिफिनीशन मैंने बताई है। तो केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस का अपेरेंट एग्जिस्टेंस है, जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। लेकिन कोई
दूसरा कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या विदाउट सेल्फ कोई और कॉन्शियसनेस है, वो नहीं है। क्योंकि अगर वही है कि उसमें वो इक्विलिब्रियम है, वो अनकॉन्शियस की तरह भी प्रकट होता है। आप कैसे कह सकते हो कि हर चीज कॉन्शियसनेस है? क्योंकि कॉन्शियसनेस की जो बेसिक डिफिनीशन ही है वो अवेयर होना है, किसी चीज को जानना है। लेकिन आपको पता है कि नेचर में अनकॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करती है। आप खुद अनकॉन्शियस हो जाते हो, या एक इंसान जब बेहोश हो जाता है तो वो क्या है? ठीक है, वो जो कॉन्शियसनेस को मानते हैं, मान लो, तो हो सकता है ऐसा लॉजिक को दे सकते हैं कि एक्चुअली वो कॉन्शियसनेस का ही दूसरा मोड है। तो वो वही है, वो एक कंसेप्चुअल चीज है कि जो अनकॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का ही दूसरा मोड कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अनकॉन्शियसनेस है वो तो हम कॉन्शियसनेस का अपोजिट मानते हैं, राइट? तो जब अपोजिट अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो केवल कॉन्शियसनेस है, ये लॉजिकल बात हो जाती है। एक्चुअली वो वही है, केवल सब कुछ है। सब कुछ मतलब केवल संपूर्णता है, जो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस की तरह पैदा होता है। कुछ भी पैदा हो सकता है। ओके, फिर आपका कहना नमस्ते है, सर। या आप, या निखिल? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जब ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या तुम हो या क्या मैं हूँ, जो फील्ड है जो सुन रही है, वो खुद वही खुद जांच कर सकती है कि वो नहीं है। मतलब वो खुद अपने ऊपर उंगली उठा सकती है, और उंगली उठा के वो खुद पाएगी क्या? करेक्ट, तो वो उंगली उठा सकती है लेकिन वो कभी जान नहीं सकती कि मैं नहीं हूं। क्योंकि करेक्ट। वो होगी तभी होना और ना होना दोनों का अस्तित्व है। एग्जिस्ट एग्जिस्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो वो कभी नहीं जान सकती कि मैं नहीं हूं। इसीलिए जो कभी कभी यहां से आंसर वो निकलता है, तो लोग पूछते हैं कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं कहता। लेकिन ब्रेन और बॉडी जानती है कि वो जब, वही जब वो फील्ड और वो मैं हूं वो रहती है, तब ये कैसे फंक्शन करता है जीवन। तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे रहता है। तो वही इम्पैक्ट जब खत्म होता है तो फिर से वही ब्रेन और बॉडी बोल रही भाई यहाँ कुछ था एक, जो भी फील्ड एनर्जी समथिंग, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है। दैट्स ऑल। तो यहाँ कोई है नहीं जो ये कहे कि यहाँ कोई नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है? असंभव है। जस्ट एक ऐसी कहे जा रही है जैसे कमरे के अंदर अभी कोई है ऐसा लगता है, हालांकि कोई है नहीं। जब वो नहीं रहता है तब कमरे की दीवारों को लगता है कि अब कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जब रमन महर्षि जब सवाल उठवाते थे, मैं कौन हूँ, एम आई करवाते थे, खुद ही देखो खुद ही जानो, तो हम्म। उनका मीनिंग क्या था? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि कोई और, जैसे रमन महर्षि अगर कह रहे हैं तो वही है। उनके साथ जितने, इसी सेंस में मैं वो बासीपन यूज करता हूँ कि जब रमन महर्षि थे तो उनके पास जितने लोग गए उनसे बातचीत बातचीत की, वही उनकी फ्रेशनेस थी। लेकिन उनकी बात जो अब कोट्स में या उसमें आ रही है वो बासी हो जाती हैं। उसके मल्टीपल रीजन है। एक तो उसमें जो एनर्जी है वो खो जाती है। दूसरा, वही जैसे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई और अब एक्सप्लेन करेगा, तो मैं यहाँ भले बता दूं लेकिन वो करेक्ट। 100% कभी नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते थे। वो जीवन से क्या निकला है? एग्जैक्टली exactly। तो ठीक है, उनके आसपास जितने लोग रहे होंगे वो भाग्यशाली थे कि उनको मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत हम करने का मौका मिला। हम लोग भी हैं सर। ये हाँ जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है सर, हाँ। तो जो हम माँ दुर्गा का देखते हैं कि वो त्रिशूल से राक्षस का वध कर रही है। हम्म, दैट मीन्स प्रकृति ही अहंकार, जो प्रकृति ही है मैं जो है उसको खत्म कर रही है। तो दैट मीन्स जो फील्ड का डिसॉल्व होना है वो भी बाय नेचर ही समाप्त करती है। नेचर में उसका आना भी नेचर के हाथ में है, और उसका डिसॉल्व होना भी नेचर के ही हाथ में है। बिल्कुल। तो हमारा इस, जो भी प्रयास है कि हम बिल्कुल तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं होने से कुछ बेहतर होगा, भला होगा।
तो हाँ हम खुद ही वही तो, प्रयास करते ही रहते हैं, उसको एनर्जी देते रहते हैं। एनर्जी देते रहते हैं बिल्कुल। एक्चुअली वही आपके अध्यात्म है, रिलीजन जितने हैं उनमें बहुत सारे मतलब सिंबल हैं ऐसे जैसे आपने बताया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोगों के लिए या मोर देन दैट मतलब 98% लोगों के लिए तो मैंने देखा है कि वो एक सिंबल बन के रह जाता है। और जहाँ सिंबल बन के रह जाएगा वो एक रिचुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंबल रिचुअल ये सब केवल आपके ब्रेन को और उलझाते हैं। तो जो रियल मीनिंग जैसे आप बता रहे हो वो रियल मीनिंग खो जाती है। तो इसीलिए जितनी नई जनरेशन पैदा होती हैं उनको चाहिए कि वो उसका जो कोर मीनिंग है उसको इंटैक्ट रखते हुए अपनी कोई चीज़ बना लें। क्योंकि बिना सिंबल के तो कोई जी नहीं सकता। क्योंकि बुक्स में कुछ लिखना भी एक सिंबल है। और आवाज का यूज करना जैसे हम यहाँ वर्ड्स का यूज कर रहे हैं ये भी एक सिंबल है एक्चुअली, भले ही बहुत सटल है लेकिन सिंबल ही है। तो बिना सिंबल के ह्यूमन ब्रेन रह ही नहीं सकता, तो सिंबल तो चाहिए। लेकिन कोई भी सिंबल या रिचुअल अंधविश्वास में कन्वर्ट ना हो या किसी कट्टरता में कन्वर्ट ना हो, जड़ता में कन्वर्ट ना हो, वो उस जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्चुअली उसके रियल मीनिंग को देखे। और वो केवल एक ही तरीका हो सकता है कि उसे देखने की कि आप अपने जो जो भी धार्मिक परंपरा है उसको बदलते रहो। लेकिन जो धर्म है वो बदलने नहीं देता, इसीलिए उसमें एक जड़ता बासीपन ये सब पैदा हो जाता है। और वो जो वहाँ की जनरेशन होती है या वहाँ के जो लोग होते हैं, सोसाइटी होते हैं, एक्चुअली फ़ायदा करने की जगह वो नुकसान करता है। तो यहाँ जो बातचीत हो रही है ये आपको नहीं, दुनिया के बहुत सारे धर्मों में ये सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी, एक सिंबल के रूप में, एक कहानी के रूप में। इवन ऐसे सिमिलर चीज़ें कोई कह रहा था कि किसी शिव पुराण या कहीं और लिखा हुआ है। हाँ सिमिलर चीजें वो सिंबॉलिक रूप में बहुत जगह लिखी हुई हैं। लेकिन आप उसी सिंबल को पकड़ के आप मतलब मोस्ट ऑफ द लोग उसे रियलिटी मान के चलते रहते हैं। और वो फिर आप वो जो ब्रेन है उसी में वो जड़ हो जाता है। बिल्कुल जिसे फैनाटिक कहते हैं कि भाई ऐसा ही है उसमें। जबकि वो नहीं देखते कि जो कहानी बताई जा रही है वो एक कहानी है, उसके पीछे की जो मीनिंग है वो कुछ और है। तो ठीक है, नवरात्र। जैसे जब मैसेज आता है कि हम्म। तुम नहीं हो, तुम ही बाधा हो, तुम हटो, तुम्हारा ही होने से ही सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जड़ मतलब मैं स्वयं हूँ। तो वो फील्ड जब सुनती है ये, जब मैं सुन रहा हूँ तो ये प्रयास होता है कि अब मैं हटूं कैसे। तो जब एग्जैक्टली उस सिंबल में दिखाया जाता है कि वो हट नहीं रहा है, उसका वध माँ कर रही है, दैट मीन्स नेचर ही उसको अंत कर रही है, लेकिन हम यहाँ दिन रात सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हटे भी तो कैसे हटे। एग्जैक्टली तो उसमें एक देखो एक बहुत ही बारीकी है कि जब ये कहा जाता है कि एक्चुअली जो आपके अंदर सेंस ऑफ मी है वही सब क्रिएट कर रहा है, वही प्रॉब्लम है, वही हर चीज़ में रियलिटी पैदा कर रहा है, वही दुख को जन्म दे रहा है, जितनी बातें हैं सब बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद ये नहीं कहा जाता कि एक्चुअली वहाँ वो है नहीं। क्योंकि एक्चुअली वहाँ वो है नहीं, इसलिए आप किसी भी इफर्ट से उसे हटा नहीं सकते। वो इंडिविजुअल नहीं हटा सकता क्योंकि वहाँ है ही नहीं। पैराडॉक्स। जिसे एग्जैक्टली। हटना है वो हटे ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये पास्ट में भी जब शुरू में मैं बहुत सारी ऐसी वो थी क्या नाम है बुक्स थी जिसमें आप लोगों को भी पता चल गया होगा, पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है वो जो है फील्ड है समथिंग, वो कुछ उसी की वजह से है, कुछ जो बाहर चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या समथिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेकंड सेंटेंस अभी मैंने बताया ये मिसिंग होता है या दूसरे ढंग से वहाँ होता है जो कि डायरेक्ट नहीं होता, कि एक्चुअली वहाँ नहीं है वो एक अपीयरेंस है। और यहाँ से जब बोला जाता है तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम से वो एक इल्यूजन है, इल्यूजरी चीज है वो, वास्तव में वहाँ नहीं है। आपके से सुनते हुए ये सब समझ में आता है सर,
इंटेलेक्ट के लेवल पे ये दिखता भी है कि ये जो फील्ड है यही आके सब कांड कर रही है। कि जो एंगर आ रहा है या किसी पे कुछ कुछ भी हो रहा है वो क्लियर कट समझ में आता है कि ये फील्ड का रोल है। लेकिन बस फिर क्वेश्चन यही आता है कि ये फील्ड जो अपेरेंटली है वो डिजॉल्व कैसे हो जाए। बिल्कुल, तो वो आएगा, वो जो भी ब्रेन के लेवल पे जैसे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो ब्रेन में जाएगा। ब्रेन फिर वो सोचेगा कि कैसे ये डिसॉल्व हो जाए। वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ हो रहा है, इसीलिए यहाँ से कोई सजेशन नहीं होता कि आप ये सोचना बंद कर दो कि कैसे ये डिसॉल्व हो जाए, या आप इसे और सोचो कि कैसे डिसॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ डिसॉल्व होने के लिए कुछ है नहीं। यही कंप्लीट है। एग्जैक्टली exactly, हमेशा वो कंप्लीट है, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट है। और जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था वही वो, वही शांति है, वही पीस है, वो जो बिल्कुल अशांति की तरफ प्रकट हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार का जो अस्तित्व है, जो हमारे अनुभव में आ रहा है, क्या वो हमारे भाव का प्रकटीकरण है? जैसे हमारे अंदर भाव है, वही हमें बाहर इस संपूर्ण संसार के रूप में अनुभव होता है। हम जिस भाव में होते हैं वैसे ही संसार हो जाता है। इस संसार का जो अस्तित्व है, जो हमारे अनुभव में आ रहा है, क्या वो हमारे भाव का प्रकटीकरण है? हाँ, तो ठीक है, यहाँ भाव मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो अ, संसार वैसे ही दिखने लगता है। एक एक किस संसार की आप बात कर रहे हैं? एक ह्यूमन का संसार है। अगर आप उस सेंस में कह रहे हैं कि जैसे आप के अंदर जलन है किसी चीज को लेके, या आप बहुत क्रोधी इंसान हो, या बहुत नेगेटिव इंसान हो, या पॉजिटिव इंसान हो, तो उस तरह की ह्यूमन सोसाइटी आपको दिखती है। वो एक एटीट्यूड की चीज़ है, अगर आप उस चीज़ को कह रहे हैं कि जैसे कि एक अच्छे इंसान को अच्छाई दिखती है, बुरे इंसान को बुराई दिखती है, वो एक जीवन दर्शन की बात हो गई। लेकिन यहाँ सामने जो आपको पर्वत दिखता है, या कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, या बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग दिखती है, वहाँ आपके किसी और भाव का लेना देना नहीं है। तो संसार अगर आप कह रहे हैं तो संसार में एक मानव का संसार आता है जिसमें इमोशंस और सारी चीज़ें होती हैं। और एक वही एक सब्जेक्टिव संसार है, एक ऑब्जेक्टिव है। मतलब एक वही वस्तुनिष्ठ है और एक आत्मनिष्ठ है। तो वो एक्चुअली आप जैसे होते हो वैसे से उसका कोई लेन देन नहीं है। वो हर इंसान, डजंट मैटर कितना वो अच्छा इंसान है, महान इंसान है, या नीच इंसान है, या डकैत है, या सेंट है, कुछ भी है, जब तक मैं जिस भाव की बात करता हूँ, जिस सेंस की बात करता हूँ, वो अस्तित्व का सेंस है कि मैं अस्तित्व में हूँ। तो कोई भी इंसान हो किसी भी प्रकार का, उसको ये संसार वैसा ही दिखेगा। वैसा दिखने का मतलब रियल दिखेगा, रियलिटी में दिखेगा कि हाँ, रियलिटी में ये संसार है और मैं हूँ। वो दोनों एक साथ पैदा होते हैं। तो और फिर आप कह रहे हैं कि हम जिस भाव में होते हैं वैसे ही संसार हो जाता है। तो अब पता नहीं, एक ही मैं जिस भाव की बात करता हूँ सेंस की, वो एक ही सेंस है, वो अस्तित्व का भाव है, वही वो ह्यूमन होने का भाव है। और आप शायद यहाँ किसी दूसरे भाव की बात कर रहे हैं कि हम जिस भाव में होते हैं वो संसार उसी तरीके से हो जाता है। तो वो पता नहीं, वो आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या भाव है वो। ओके, नेक्स्ट है कि क्या क्या चेतना जिस बारे में जागरूक होती है उसी का अनुभव करती है? क्या चेतना जिस बारे में जागरूक होती है? नहीं, चेतना तो एक ही है। चेतना जो वही सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद सचेतन हो। तो जो भी ब्रेन में आता है,
ब्रेन में जानकारी आती है। तो जैसे आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो कहीं इंग्लिश सेंटेंस आप देखोगे तो आप बस देख के आगे निकल जाओगे, देख लोगे कि आपको पढ़ना नहीं आता या चाइनीज है या समथिंग। लेकिन जब ब्रेन उस चीज को सीख लेता है तो आप उससे उसकी जानकारी आ जाती है आप में। तो जो जानकारी इकट्ठा करने का काम है किसी चीज का, वो ब्रेन का काम है। लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस है वो उसी जानकारी को अपना बना लेता है। वो कहता है कि मुझे ये जानकारी है, मैं जानता हूँ। तो चेतना कोई चीज नहीं सीखती। जो सेल्फ चेतना है उसका काम केवल और केवल हर चीज को ओन करना है। कि आप जैसे उसने आपका जो भी चेहरा है उसने उसको ओन कर रखा है, वो मालिक बन गई है। जैसे आपको लगता है कि आपका जो भी चेहरा है वो आपका चेहरा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करना, उसको करना, या बहुत सुंदर दिखना, या जो भी है। तो चेतना हर चीज को केवल जो स्वचेतना है उसको ओन करती रहती है, दैट्स ऑल। वही जागरूकता है, एक ही जागरूकता है, वही जो आप कह रहे हैं कि तो चेतना तो हर चीज के बारे में जागरूक है। तो जो भी ब्रेन में आता है उसके प्रति वो जागरूक हो जाती है। क्या है, संसार कभी बना नहीं है, बल्कि हर क्षण प्रकट हो रहा है हमारी जागरूकता के अनुसार। हाँ तो हाँ, ये बात सही है कि कभी कोई संसार नहीं हुआ है, कभी कोई दुनिया नहीं बनी है। और उसमें पूरा यूनिवर्स आता है, सब कुछ आता है, आपकी गैलेक्सीज आती हैं, सब कुछ आता है। लेकिन जो आगे आपने लिखा है, बल्कि हर क्षण प्रकट हो रहा है हमारी जागरूकता के अनुसार। हाँ, तो हमारी जागरूकता में जो आपको भेद लग रहा है कि आप हैं, आप जागरूक हैं उसकी वजह से, तो उसमें फिर से वही एक भेद आ गया, अंतर आ गया। तो जो आपको दिखता है संसार, उसमें जो वास्तविकता है कि वो रियलिटी है, रियलिटी में कुछ हो रहा है, रियलिटी में कुछ घटित हो रहा है, कोई घटना हो रही है, वो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंस ऑफ मी है, जो फील्ड है, या हो सकता है आप यहाँ उसे कह रहे हैं कि वो जागरूकता है। बिल्कुल। तो वो जो जागरूकता है जिससे आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो, वही हर एक चीज को रियल बना दे रही है। तो संसार कभी हुआ नहीं, उसकी क्या मीनिंग है? उसकी मीनिंग है कि वास्तविक संसार कभी हुआ नहीं। मतलब जो भी आपको ब्रेन में है, दिखता है, या आप महसूस करते हैं, वो रियल नहीं है, लेकिन वो अनरियल भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि वो रियल है। वो इसीलिए लगता है, क्यों? क्योंकि आप जो शब्द यूज कर रहे हैं, मैं आपका शब्द यूज कर रहा हूं कि क्योंकि आप जागरूक हैं। और जागरूक होने की क्या मीनिंग है वो आपको पता होगा, क्योंकि आप वो शब्द यूज कर रहे हैं। मुझसे आप पूछोगे तो जागरूक होने की मीनिंग वही है कि आप अवेयर हो, आप जीवित हो, आप कंट्रोल में हो। आपको लगता है कि आपका जन्म हुआ है और हर चीज मूव कर रही है, अस्तित्व का भाव जिसे कहते हैं, वही जागरूकता है। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। सर, मेरा पूछने का ये मतलब था कि जैसे योग वशिष्ठ में बताया है, और भी जैसे सारे वेदांत में भी जैसा बताया है कि शिव है और उनकी शक्ति है। मतलब हमसे, हमारी चेतना है, चेतना जो एकमात्र चेतना है, और उसी की जागरूकता है। मतलब वो चेतना जैसा जो देखना चाहती है वैसा देखती है। तो शिव है और शिव की शक्ति, जिसको शक्ति को माया भी कहा गया है, कि हम जो सोचते हैं या हमारे अंदर जो भाव होता है वैसा का वैसा पूरा संसार प्रकट हो जाता है, ये पूरा ब्रह्मांड उस स्वरूप में प्रकट हो जाता है। क्योंकि हमारी स्मृति में बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, तो उसके अनुसार ये पूरा संसार हमारे अनुभव में आ रहा है। अगर हमको हमारे अनुभव संसार को बदलना है, तो हमको हमारे चित्त को, हमारी चेतना में जो चित्त में हमारे में जो मेमोरी में जो चीजें हैं उनको हमको बदलना होगा। तो मेरा पूछने का आपसे तात्पर्य था कि आपका क्या मानना है कि
इसी तरीके से है कि हमारे अंदर जो मेमोरी में जो जो चीजें कई वर्षों से या पूर्व जन्मों का भी जैसा कहते हैं, उसके अनुसार पड़ी हुई हैं सारी चीजें हमारे चित्त में, हमारे सबकॉन्शियस में। और अगर हमको वो चीजें अब हमको वर्तमान अगर हमारा बदलना है, हमारे अनुभव को बदलना है, तो हमको हमारे ऊपर काम करके हमारे चित्त में जो जो भाव पड़े हुए हैं, जो जो अनुभव पड़े हुए हैं, उनको कहीं क्लीन करना पड़ेगा, उनकी सफाई करनी पड़ेगी। तो हमारा अनुभव बदलेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि कहीं योग वशिष्ठ में या वेदांत में वहाँ लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ जो बात की जाती है उससे कई बार बहुत सिमिलर लगता है वो। जी। लेकिन आपने जो उसमें वो बातें कही, जैसे कि आपने कहा कि शिव है और शक्ति है, तो वो हो सकता है किसी को समझाने के लिए कहा गया हो, लेकिन यहाँ संपूर्णता के संदेश में कभी भी ये भेद नहीं होता। शिव और शक्ति अ, या कोई ए एंड बी, कभी कोई अलगाव नहीं है, केवल और केवल संपूर्णता है। तो किसी को समझाने के लिए भले दो चीज़ों का डिवीजन करके समझाया जाए, लेकिन उसी में वो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि जैसे ही आप दो करके आप समझा रहे हैं, तो आप पहले ही जो संपूर्णता है, जो अखंड है, उसी में आपने खंड कर दिया। तो जब आपने खंड कर दिया, तो आप उसके आगे कितनी भी चीज आप समझाएंगे, चाहे जितनी मोटी बुक लिखेंगे, वो खंड खंड में ही चलेगा। जो अखंड है उसको कभी भी खंड में नहीं समझाया जा सकता। यहां बताया जा रहा है कि जो आपको खंड खंड दिख रहा है, मतलब पार्ट्स दिखते हैं इस सृष्टि में, वो पार्ट्स का क्रिएशन कौन कर रहा है। तो जैसे उसमें अभी आपने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आप जैसा सोचते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर से वही मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि आप जानबूझ के नहीं करते। जैसे ही जो अखंड है वो एक खंड की तरह, एक पार्ट की तरह किसी ह्यूमन बॉडी में प्रकट होती है, तो जो अखंड है जिसमें कोई पार्ट नहीं है, उसी में हर जगह खंड 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 बन जाता है। अब क्या हो रहा है कि एक, जैसे आपने कहा, फिर बताया गया कि उसमें आपको कुछ मेहनत करनी है, आपको जानना है, आपकी जो स्मृतियां हैं उसको करना है। क्या वही इंसान, जैसे मान लो योग वशिष्ठ में एक चीज आपने पढ़ी, तो उनका तो कोई एक समय काल रहा होगा, क्या उन्होंने ही बताया कि आपको ऐसा ऐसा करना है? नहीं। एक्चुअली हमारे पास जो पूरी हमारी आध्यात्मिक संस्कृति आती है वो हजारों साल की है। तो कोई एक इंसान एक चीज बताता है, फिर उसकी अगली जनरेशन उसी को लेके मॉडिफाई करके उसमें परिष्करण करती है, चेंज करती है, और फिर बताती है कि नहीं, इसका मतलब जो वशिष्ठ बता रहे हैं उसको करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है वशिष्ठ ने ना बताया हो उस चीज को। तो जो इंडिविजुअल आज बैठा है हजारों साल के बाद, उसको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिलती है अध्यात्म की। जब पूरी जी। पूरी हिस्ट्री मिलती है, तो कभी वो ये नहीं कह सकता कि किसी एक इंडिविजुअल ने ये बताया है, क्योंकि वो विकसित होते हुई आ रही है, डेवलप होते हुई आ रही है। जी। तो अब जो स्मृतियां हैं, जैसे आपने कहा कि स्मृतियां हैं, उस स्मृतियों की वजह से ये संसार का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं है। स्मृतियों की वजह से संसार में केवल फंक्शनिंग हो रही है। जैसे आप अपने घर वाले किसी को कहते हो कि बेटी एक गिलास पानी ले आओ, तो जी। पहले से ही स्मृति उसके दिमाग में है कि एक गिलास क्या होता है, पानी लाना क्या होता है, उसी का यूज करके तो पानी लाएगी। नहीं तो कैसे पानी ला सकती है किसी, अगर स्मृति नहीं रहेगी। आप जी। कोई काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो स्मृति तो आपको चाहिए ही कि एस्केलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, हर एक चीज, जितने ट्रैफिक रूल्स हैं आपको तो फॉलो करना ही है, नहीं तो जी। आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो आप स्मृतियों को कम करके जीवन नहीं जी सकते आप। हाँ, वो बात दूसरी है कि अब बहुत सारी स्मृतियां होंगी, जैसे बहुत ज्यादा आप जानकारी इकट्ठा करोगे तो आपके वो नुकसान करता है लाइफ को।
अननेसेसरी वो एक्स्ट्रा थिंकिंग पैदा होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी जाएगी उतनी थिंकिंग होगी। जैसे किसी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में विचार भी नहीं पैदा होगा। तो स्मृतियां कम होंगी तो विचार कम होगा, उसका एक फायदा है। लेकिन स्मृतियों की वजह से संसार पैदा नहीं होता। संसार जो है, लेट्स से कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जब आप पैदा होते हो ऑटोमेटिकली संसार पैदा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसार में वास्तविकता पैदा हो जाती है। जो सामने आप अपना घर देखते हैं, पार्क देखते हैं, वो वास्तविक नहीं है, ना अवास्तविक है। लेकिन जब आप पैदा होते हो तो जो इक्विलिब्रियम है, संपूर्णता है, सब कुछ है, अखंड है, उसी का केवल एक हिस्सा दिखता है। वो हिस्सा कौन सा है? रियल हिस्सा, वास्तविक हिस्सा। उसी वास्तविक हिस्से को कहीं कहीं आपके शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब आप पैदा होते हो तो आप संसार को पैदा कर देते हो सकता है कि वो, अगर उनसे जाके हम लोग बात करें, टाइम मशीन होती या उस समय हम होते, तो हो सकता है उसके डीप में आप जाते तो वो यही बताते हैं। तो आपके पैदा होने से सामने की जो वाटर बॉटल रखी है, बॉटल नहीं पैदा हो जाती तुरंत। ये जो बॉटल है ये वास्तविक बन जाती है। और वास्तविक बनना क्या है वो आपको पता है। आप जब अपने पानी की बोतल को देखते हैं तो आपको पता ही है कि ये वास्तविक चीज है। क्यों? क्योंकि इससे अगर कोई कहेगा अच्छा वास्तविक नहीं है, तो अभी आपके सर पे मैं दे मारता हूं तो पता चलेगा वास्तविक है कि नहीं है। तो वो इससे प्रूव करने की कोशिश करेगा कि देखो आपको पेन हो रहा है। तो जो पेन है वो भी ना वास्तविक है ना अवास्तविक है, लेकिन उसमें वास्तविकता का भाव आ जाता है, रियल बन जाता है जब आप पैदा होते हो। अब मैं आपकी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं कि आप पैदा होते हो, लेकिन आप जानबूझ के नहीं करते इसको। ये नेचर में जैसे और चीजें हो रही हैं वैसे ही अपने आप घटित हो रहा है। कि जैसे ही इंसान पैदा होता है, इंसान पैदा होने का मतलब इंसान का भाव पैदा होता है, वैसे ही पूरी की पूरी जो सृष्टि है उसमें वास्तविकता पैदा हो जाती है। तो जो रियल या बहुत ही करीब सेंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाइड सेंटेंस है वो ये है कि जब आप पैदा होते हो उस समय संसार वास्तविक हो जाता है, ना कि संसार पैदा हो जाता है। क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो सकता है कि भी सामने नदियां बह रही हैं, पर्वत है, पेड़ है, बिल्डिंग्स हैं, यह संसार ऐसे अचानक पैदा हो जाता है। वो अचानक ऐसे पैदा नहीं हो जाता, वो अचानक उसमें वास्तविकता आ जाती है, वो वास्तविक नहीं है। जी। जी। और उसमें वही, वो ये मुझे भी याद है जो आप शास्त्रों और उसकी बात कर रहे हैं, वो मुझे जो लगता है पर्सनली कि पढ़ने का ढंग होना चाहिए। पढ़ने का ढंग मतलब उसे हिस्टोरिकली भी पढ़ना चाहिए इंसान को, कि जो आपके आध्यात्मिक शास्त्र हैं कौन पहले लिखे गए हैं, और जो दूसरा लिखा गया है उसमें कितने सेंचुरी का गैप था, जिससे वो जो पढ़ने वाला है वो समझे कि एक्चुअली जो दूसरी बात कही गई उसके 200 साल बाद कही गई। कि हो सकता है कि पतंजल ने कुछ और कहा हो, वशिष्ठ ने कुछ और कहा हो, उसके कुछ सौ साल बाद ये जब लिखा गया तो देखो अब इसमें मेथड बताया जा रहा है कि कैसे अपने स्मृतियों को हटाने के लिए ये करो, जबकि जो ओरिजिनल था उसमें कोई मेथड नहीं बताया गया था। तो जब आप किसी शास्त्र को हिस्टोरिकली पढ़ोगे टाइम लाइन से, और फिर देखो कि कैसे वो विकसित हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप ब्रेन के लेवल पे क्लियर हो जाएंगी। कि आपको पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक इतिहास है उसको एक सिंगल यूनिट मान के चलने की जरूरत नहीं है। उसमें जितनी धाराएं हैं अपने अपने समय पे अपने अपने ढंग से विकसित हुई हैं। जो एक इंडिविजुअल को लगता है कि जो उसमें सारी चीजें हैं वो सब सही हैं, और सब, मतलब सब मुझे फॉलो करना है, तो उससे बहुत ज़्यादा भटक भी पैदा होती है। वो इंडिविजुअल को देखना चाहिए एक इंसान को कि सर कैसी जैसे चीज़ें। अभी क्वांटम फिजिक्स में भी जैसे बताते हैं, मैंने कई सारी किताबों में भी पढ़ा है, वीडियोस में भी देखा है कि जैसे जब हम
लास्ट लेवल पे पहुंचते हैं एटम के लेवल पर, तो वहां की जगह अपना एटम के बारे में कहा जाता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी विजिबल होता है जब उसको कोई देखने वाला होता है, जब कोई साक्षी होता है, जब व्यूअर होता है, नहीं तो वो इनविजिबल रहता है। और सांख्य दर्शन में भी कपिल मुनि यही कहते हैं कि जैसे पुरुष जो देखने वाला होता है तब उसको वैसा संसार दिखाई देता है। तो आजकल जैसे क्वांटम फिजिक्स में भी वो बताते हैं कुछ लोग कि संसार है नहीं वैसा जैसा कि हम सोचते हैं, हम जैसे होते हैं वैसा हमारे अनुभव में संसार आता है, वैसा प्रकट होता है। तो मेरा कंफ्यूजन हमेशा यहाँ आके अटकता है। और जैसे अपना जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का भी कहते हैं कि जैसे सपने में हमारे सामने पूरा संसार प्रकट हो जाता है, और जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक वो रियल लगता है। और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो ये हमको ये पूरा संसार हमारे अनुभव में आता है, पर दोनों हमारे ही अंदर घटित हो रहा है। और क्या घटित हो रहा है, ये पूरा संसार किस तरीके का है, इसमें जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग हो रहे हैं, या पूरा यूनिवर्स जो है, वो हमारे अंदर जो कुछ भी भाव है उसके अनुसार ही हमको दिखाई दे रहा है, या पूरा संसार उस तरीके से प्रकट हो रहा है। तो मेरा हमेशा से कंफ्यूजन यही रहता है कि जैसे सब स्वप्न में होता है तो क्या वास्तविक संसार में भी वैसे ही है। हम देखते हैं ना कि कई बार दिन भर हमारे लाइफ में कभी कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है तो स्वप्न में उसी से रिलेटेड चीजें हमारे अनुभव में आती हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि जैसे स्वप्न भी हमारे दिन भर के घटनाक्रम के कारण हमारे मस्तिष्क ने, हमारे मन ने स्वप्न क्रिएट किया, तो ये जो जागृत अवस्था का स्वप्न है ये भी क्या हमने ही कहीं रचा है? हमारे पुराने अनुभवों के आधार पे हम जिन भाव में रहे, हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं, करुणा है हमारे अंदर, या हमारे अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसी के अनुसार क्या ये संसार अपना शेप लेता है क्या? ये मेरे मन में हमेशा से प्रश्न रहता है। रमन्ना महर्षि, निसर्गदत्त महाराज भी हमेशा यही कहते रहे कि आपके मन में जैसे भाव होते हैं, आपके जैसे विचार होते हैं, जैसा आपने आज तक संकल्प किया है, अनुभव किया है, उसी के अनुसार ये संसार आपको भविष्य में भी अनुभव में आता है। तो मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ पर वो कभी भी जुड़ नहीं पाता है एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने आपसे जुड़ के मैंने कहा आपसे ये प्रश्न मैं पूछूंगा तो शायद मुझे क्लैरिटी आएगी इसमें। करेक्ट। तो जो आप जैसे जो भाव की बात कर रहे हैं कि मान लो क्रोध एक भाव है, ठीक है, कि आपको क्रोध आता है, तो उस क्रोध से जो संसार दिखाई दे रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे भाव की बात कर रहे हैं, आपके अंदर जलन है कि आपका पड़ोसी जो है, देखो उसके यहाँ दो कार आ गई, तो एक जलन का भाव पैदा हो रहा है, राइट? तो उसका जो संसार जैसे दिखाई दे रहा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जितने इमोशंस और भाव पैदा होते हैं ये केवल इंडिविजुअल लेवल पे आपको फायदा या नुकसान करेंगे। मतलब हो सकता है कि आपको बहुत क्रोध, जलन या निगेटिव चीजें आ रही हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। कई बार वही एक इंस्पिरेशन का भी काम करती है। जब आपको लगता है कि कोई फ्रेंड है समथिंग, देखो पढ़ाई लिखाई करके या धन कमाने के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे compete करने के लिए आप इन्हीं भावों का यूज करते हैं। तो अगर ऐसे संसार की बात की जा रही जो आप रचते हो, आप रचने का मतलब कि आपकी फैमिली, आप कैसा पार्टनर चूज करते हो, या अपने बच्चों को कैसा पढ़ाते हो, जो मानवीय संसार है, वो ऑफ कोर्स आप के अंदर जितनी चीजें पैदा हो रही हैं कि करुणा ज्यादा है या क्रोध ज्यादा है, उससे वो शेप होता ही है। लेकिन जो संसार है, ये भी संसार मतलब मानवीय संसार, और जो संसार आप देखते हैं फिजिकल रियलिटी, जैसे ये हाथ है, कि रियली हाथ तो है ही, जो घर है, जो ये चीजें जो आपके अंदर वो इमोशन और भाव पैदा होते हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं जो आपने वो क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात की, कि उसमें आप देखो वो बहुत मिसलीडिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि एक ऑब्जर्वर है या एक कॉन्शियस बीइंग है जो उसको देखता है, इसलिए वो वेव से पार्टिकल बन जाता है। एक्चुअली सोचो आप कैसे, वो जो शब्द यूज कर रहे हैं कि आप कैसे देख सकते हो जब वहां इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया जा रहा है, कैसे देख सकते हो? इतना छोटा है। तो एक्चुअली जो
ऑब्जर्वेशन शब्द वो यूज करते हैं, वो मेजरमेंट के लिए है, कि वो मेजर करना चाहते हैं। तो साइंस में जो मेजरमेंट है वो कहीं कहीं हो सकता है कि जो और लोग हैं वो उसको ऑब्जर्वेशन की तरह यूज कर लेते हैं। लेकिन जब वो ऑब्जर्व करते हैं उसको, तो जिस रूम में ऑब्जर्वेशन चल रही है उसमें अगर कोई इंसान ना हो जिसको कॉन्शियस बीइंग कह रहे हैं, तब भी जब मेजरमेंट हो रही होती है तो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वहां तो कोई नहीं है। तो कोई कह सकता है कि जो मेजरमेंट का पूरा इंस्ट्रूमेंट लगाया है वो एक कॉन्शियस बीइंग ने लगाया है। लेकिन जस्ट डीप लेवल पे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये पता है कि क्वांटम फिजिक्स वाले ये कहते हैं कि देखो ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली वहां कोई ऑब्जर्वर नहीं होता तब भी कन्वर्ट हो जाता है वो। इवन पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिससे आप पावर देते हो प्लग करके, पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। आप केवल और केवल चुपके से जाके उसको स्विच ऑफ कर दो। जब आप उसको स्विच ऑफ कर दोगे तो जो उसका वेव नेचर है वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तब भी पावर आपने ऑफ कर दिया उस रूम में, लेकिन केवल पावर ऑन है और उस रूम में कोई नहीं है और ऑब्जर्वेशन चल रही है या मेजरमेंट चल रही है, तो वो फेनोमेना होता है। तो वहां किसी कॉन्शियस बीइंग के होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कॉन्शियसनेस और ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं वो कह सकते हैं कि अल्टीमेटली किसी कॉन्शियस बीइंग ने ही पूरा इंस्ट्रूमेंट लगाया है, रूम बनाया है ना, वो इलेक्ट्रॉन गन लगाई है जिससे फायरिंग होगी। तो वो मेंटल लेवल पे जो कुछ चीजें पहले कही गई हैं या यहाँ कहा जा रहा है, जैसे यहाँ भी कहा जाता है संपूर्णता के संदेश में कि जो सृष्टि है वो फिजिकल नहीं है, मतलब भौतिक नहीं है जो उसमें आपको दिखता है। जो साइकोसोमैटिक, मतलब जो बिल्कुल मानसिक लेवल पे आपको लगता है कि रियली देखो संसार कठोर है, बिल्कुल भौतिक है, वो ऐसा नहीं है। तो जब सिमिलर चीजें अगर क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट करता है तो इसलिए वो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है किसी की, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, बुद्धिज्म और इसमें पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की थी। वो बहुत मोटी बुक है और अच्छी है वो, कापरा की आई थिंक। उस टाइटल नहीं याद आ रहा, आप कापरा अगर सर्च करोगे तो वो बुक आ जाएगी। उसमें भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जिसमें वो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि वो देखो वो भी ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है कि नॉन फिजिकल है और ये भी है। हाँ, जो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी चीजें हैं जो बहुत वियर्ड हैं और इससे मैच करती हैं, मैच कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। जैसे यहाँ ये कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए जो लाइट की लिमिट बताई गई है वो सही नहीं है, वो इंस्टेंट भी हो सकता है। और ये चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में भी है कि इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। तो कुछ चीज़ों का मैच करना ना मैच करना वो मेंटल लेवल पे आप समझ सकते हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए वो कभी हेल्प नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप मेंटली क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के या कुछ और समझ भी जाओ, लेकिन आपका जो जीवंत एहसास है, जो सेंस है अस्तित्व का, वो ज्ञान अर्जित करने से किसी भी फील्ड में वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि उसका ज्ञान एक्वायर करने से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ठीक है, एक ब्रेन है, पढ़ा लिखा ब्रेन है या खोजी है, तो वो ऐसी चीजें पढ़ेगा ही, देखेगा ही। लेकिन इसका उल्टा आप करने की कोशिश करोगे तब भी नहीं होगा। आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसे पढ़ना समझना बंद कर देते हो, तब क्या जो जीवंत एहसास है फील्ड मेल्ट हो जाएगी? नहीं, तब भी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए जो वहां घटित हो रहा है वही घटित हो रहा है। तो किसी सेल्फ कॉन्शियसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो वेव है वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। उसको साइंस जो है दूसरे ढंग से या आने वाले समय में
वो दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, आप देखना। उसका किसी कॉन्शियस बीइंग से होने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी आप देखो, अगर जब क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ, 1920s और उसके आगे, तो उससे पहले जो आध्यात्म की कुछ चीजें अगर कही जा रही हैं, तो उसको किसी वैलिडेशन की क्यों जरूरत है? क्या क्वांटम मैकेनिक्स आएगा उसको वैलिडेट करने? तो ये जो वैलिडेशन ढूंढते हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, साइंस एक इतनी बड़ी और महान धारा है जो हर एक चीज को वैलिडेट कर रही है। तो इसीलिए कुछ चीजें जो आप अपने आप पे बिलीव करते हो लेकिन उसमें कुछ डाउट रह जाता है, तो लोग साइंस का यूज करते हैं कि देखो साइंस भी ऐसा कह रहा है। लेकिन उनको ऐसे कहने की जरूरत नहीं है कि साइंस कह रहा है या नहीं कह रहा है, क्योंकि साइंस का वैसे भी इतना काम नहीं है कि आपके आध्यात्मिक अनुभवों उन चीजों को वैलिडेट करता चले। तो कभी भी देखो, कोई साइंटिस्ट नहीं आके कहेगा कि देखो आध्यात्मिक अनुभव इससे वैलिडेट हो रहा है। जितने आध्यात्मिक लोग हैं वो वैलिडेशन ढूंढते हैं कि देखो साइंस भी ऐसा कह रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो ब्रेन ऐसा ही है, वो ऐसे वैलिडेशन ढूंढता है। सर आपसे पर्सनली कभी बात हो सकती है? हाँ जी, हाँ, मैं इन पर्सन या फिजिकल मीटिंग भी करता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी जी 2-4 महीनों से मैंने किया नहीं है। और अभी कुछ और लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो जी एक्चुअली मेरे लिए ये बहुत आसान पड़ता है कि घर में बैठ के अपना जूम मीटिंग सेंड कर दो और जिनसे बातचीत होनी है ऐसे बातचीत हो जाए। और क्योंकि लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाती है, इतनी सिंपल कि अगर किसी से फ़ोन पे बात हो सकती है तो उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कहोगे ये नेगेटिव चीज़ है, एक्चुअली हाँ नेगेटिव चीज़ भी हो जाती है कि मतलब मैं अपने घर वालों से कभी फ़ोन पे बात कर लेता हूँ तो दैट इज़ इनफ। जीवन भर उनसे ना मिलूँ तो डजेंट मैटर। तो इसलिए वो लाइफ बिल्कुल एक एक बहुत ही सिंपल उस पे आ जाती है। तो इसलिए फिजिकल मीटिंग और उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ इफर्ट नहीं रहता। लेकिन हाँ, अपने नहीं, आप जैसे। जैसे ऑनलाइन भी मीटिंग हो जाए पर इंडिविजुअल ऐसे करते हैं क्या आप कभी? जैसे यहाँ अभी सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पर्सनल ऑनलाइन मीटिंग भी करते हैं क्या? हाँ, अगर कोई आपकी पर्सनल चीज़ है जो पब्लिकली शेयर नहीं की जा सकती, तो उस पर मीटिंग कर सकते हैं, वो मैं करता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं जी है। जी जी, वही पूछा। जी जी। उसमें क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली शेयर नहीं की जा सकती, तो अपने आप वो मीटिंग हो हाँ, सकती है। कई ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मेरी जो बातें हैं वो मैं आपको अपने आप तक पहुंचा सकूं उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से। तो वो मैं चाह रहा था कि पर्सनली कभी डिस्कस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। जी आप उसमें मुझे आप ईमेल पे डाल देना, और जी, उसके बाद हम बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में एक सरल जीवन बिताएं। संसार में एक सरल जीवन बिताएं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई बुक्स है क्या जिससे और डीप स्टडी किया जाए? नहीं, कोई बुक नहीं है। इवन मैंने भी कई बार सोचा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले भी लिटरेचर में था। तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता था और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता था, लिखने में भी इंटरेस्ट था। बट समहाउ आई डोंट नो कि कुछ लिखने का, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसी कोई बुक नहीं है। बट लेट्स सी, फ्यूचर में अगर उस पर कुछ लिखना होगा तो मैं लिखूंगा। लेकिन इस पे कोई बुक, एक बुक मेरे माइंड में थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। मैं बाद में देखता हूँ, पिंग कर दूंगा। मतलब इट इज़ नॉट ऑन टॉप ऑफ माई हेड। पता नहीं, वो एक सिमिलर बुक है बट। उसके बाद आपने लिखा संसार में एक सरल जीवन बिताएं, क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो शायद आप पूछ रहे हैं संसार में एक सरल जीवन कैसे बिताएं। हाँ नहीं तो सरल जीवन बिताने का वो वही तरीका है, आप जितना अपना मिनिमम चीज़ें रखोगे उतना ही आपका जीवन सरल होता जाएगा। लेकिन वो मिनिमम क्या है आपके लिए, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो जैसे कि दो रिलेटिव्स और एक फ्रेंड बहुत है, आपके 10 फ्रेंड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिश्तेदार होने की जरूरत नहीं है।
जितने ज्यादा रिश्तेदार होते हैं उतने ज्यादा बर्डन होते हैं वो, है ना। उनको रिश्तेदारी निभाते निभाते जीवन खत्म हो जाता है लोगों का। तो आप जितनी मिनिमम आप अपना रिलेशनशिप रखेंगे, और ऑफ कोर्स एक मिनिमम पैसा चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। हेल्थ में प्रॉब्लम आती है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस, और जितनी आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, वो जितना आप एक सर्किल, एक दायरा आप बना लोगे तो अपना एक सिंपल जीवन उसी पे आप जी सकते हो। ओके। तो अनंत काबरा, अनंत काबरा, आई डोंट नो। किसी ने केवल अनंत काबरा लिखा है, पता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या प्लीज? नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। केवल यही एक, हम लोग जूम इक्विलिब्रियम मीटिंग करते हैं, और कभी कभी फिजिकल इन पर्सन मीटिंग भी करते हैं। गोल सेट करना अच्छी बात है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, बिना गोल सेट किए, गोल देखो, गोल सेट करना अपने आप पैदा होता है। तो बिना गोल सेट किए आप कैसे कोई चीज़ अचीव करोगे? तो जो डिसिप्लिन है लाइफ में, उसका रूल है, सॉरी, रोल है। तो जब आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो अच्छा रहता है। आप अगर कोई गोल सेट करोगे कि आप मान लो पैसा कमा रहे हो, कि इतना हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, तभी तो आप करोगे। जब ये कहा जाता है कि अल्टीमेट कोई गोल नहीं है, वो अलग सेंस में कहा जाता है। तो इसीलिए कभी ये कहा जाता है कि जो जैसे ये मैसेज है इक्विलिब्रियम, इसका आप अपने लाइफ में उपयोग नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे मुंह से आपने सुना हो कि लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ का। तो आप कहीं जा रहे हो, या कहीं आपने सेविंग कर रखी है, या सिप में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको लगेगा इसका भी कोई गोल नहीं है, तो आप उसे करना बंद कर दोगे, और उससे लाइफ आपकी टफ हो जाएगी। इसीलिए आपको खुद देखना चाहिए किस चीज से आपकी लाइफ टफ हो रही है। जो चीज आपकी लाइफ को टफ बना रही है वो चीज ठीक नहीं है। तो जो गोल आप सेट करते हो, बिना गोल सेट किए कैसे आप पढ़ाई करोगे, या स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करेंगे? वो गोल सेट करते हैं कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ना है इस दिन, फिर 2 चैप्टर पढ़ना है, तभी तो बुक खत्म होगी। तो जो ऐसे गोल सेट होते हैं, ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। मानव जीवन में जो उसे एक महान उद्देश्य, महान गोल लगता है, उसे लगता है कि जीवन का, जैसे सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि धरती पे आने का क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, हम धरती पे क्यों आए हैं? वो मीनिंगलेस क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह से पैदा हो रहे हैं जो इल्यूजरी जगह है, वो बताया जा रहा है। तो जो पूरी की पूरी सृष्टि का क्या गोल है, तब आंसर दिया जाएगा कि नहीं, उसका कोई गोल नहीं है। वो फ्रीडम है, मुक्ति है, जो पूरी की पूरी ऐसे सोलर सिस्टम और सृष्टि की तरह पैदा हो रही है, जिसमें कोई उसका भी उद्देश्य है। एक भाव पैदा हो जाता है, एक सेंस पैदा हो जाता है, जब एक इंडिविजुअलिटी पैदा होती है उसी इक्विलिब्रियम में। तो आपके दैनिक जीवन में जो गोल चलते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। वो आप तो गोल बनाओगे ही, अदरवाइज आप चीज़ों को कैसे फुलफिल करोगे? हाँ, उसमें जब वही वो फील्ड नहीं होती है, तब जिस गोल को आप बना के आपको लगता है कि उसकी बहुत मीनिंग है, उसका कोई उद्देश्य है, वो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करेगा, वो चीज़ खत्म हो जाती है। एक इम्प्टी, इम्प्टी गोल होता है वो। तो आपने कोई गोल बनाया कि भाई 1 हफ्ते बाद कुछ अचीव करना है, आपने उसकी मेहनत करी, अचीव किया, नहीं अचीव हुआ, तो आपके अंदर मीनिंगलेसनेस पैदा होगी। क्यों? क्योंकि गोल अचीव करना है, एक मीनिंगफुल काम है। लेकिन यहां भी गोल बनेगा, इफर्ट उस पे पैदा होगा, लेकिन अगर नहीं होता तो जो मीनिंगलेसनेस, निरर्थकता का भाव है, वही नहीं पैदा होगा। दैट्स ऑल। बाकी वो गोल बनाना और उसमें कोई बुराई नहीं है।
ओके, तो आई थिंक 1 घंटे हो गए हैं। चेक बॉक्स में कोई क्वेश्चन भी नहीं है। आई थिंक वी कैन क्लोज नाउ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आने के लिए। ओके, तो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया, क्या है? मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में इक्विलिब्रियम क्या कहती है? नहीं, मैनिफेस्टेशन वो हम लोग इस पे पहले बात कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब वही, जो आप सोचते हो तो ऐसा हो जाए। हाँ, वो ऐसा होता है। क्योंकि आप जो प्लान करते हो उस पे आप एक्शन लेते हो तो होगा। अब आप कुछ प्लान करो, उस पे एक्शन न लो, केवल सोचते रहो मैनिफेस्टेशन के लिए, तो कैसे होगा? लेकिन जनरली ऐसा होता है कि एक इंसान जो चीज़ प्लान करता है, फिर उसी का एक्शन प्रकट होता है। जब एक्शन होता है तो उसका रिजल्ट भी आता है कुछ। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि देखो उसने कुछ मैनिफेस्ट किया और समथिंग, तो वो इल्यूजन में है। तो इक्विलिब्रियम यही कहता है कि वो इक्विलिब्रियम है जो इस तरह प्रकट हो रहा है, मैनिफेस्टेशन की तरह। लेकिन अगर उसमें किसी को लगता है कि उसके मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, वो एक यूनिक इंसान है, या उसने कुछ स्पेशल किया है जिसकी वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो एक भ्रम है। वो इंसान एक अपना अम, वही भ्रामक जीवन में जी रहा है, या एक आप कह सकते हो एक ह्यूमन फील्ड में जी रहा है, जिसको हम लोग फर्स्ट रियलिटी कहते हैं या ह्यूमन रियलिटी कहते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय।